नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज रचना धर्मिता में हमने यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित किया है भोपाल से प्रतिष्ठित साहित्यकार और कथाकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष को। अब सबसे पहले हम डॉक्टर शिरीष को इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम उनसे उनके लेखन के बारे में और उनकी जो साहित्यिक यात्रा रही है उसके बारे में खुलकर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उपेंद्र नाथ रैना के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज के जो विशेष अतिथि हैं भोपाल से डॉक्टर उर्मिला शिरीष। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, जी। बताइए क्या आजकल क्या गतिविधियां आपकी साहित्यिक चल रही हैं? आजकल साहित्यिक गतिविधियाँ तो बस वही लिखना, पढ़ना और जो छूटे हुए काम हैं, उन सबको समेट रही हूँ। कुछ पांडुलिपियों पे काम कर रही हूँ और थोड़ा-सा माहौल भी सकारात्मक हो गया है, तो साहित्यिक कार्यक्रम भी अब आयोजित होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनमें शामिल होना तो लग रहा है कि 2 ढाई साल बाद ज़िंदगी अपने उसी रंग और आबो-हवा में लौट रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। अशोक जी, मिस्त्री जी। जी नमस्कार करते हैं आपको। अच्छी जी, बात है। नमस्कार। और जी, अभी हमारे साथ अब मित्र और आगे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जी, आशुतोष रैना हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं जी, सबसे पहले अपने मित्रों को आपका एक मैं तो मेरे सामने जो है आपका बहुत विस्तार से परिचय है, लेकिन वो तो आपके आपके साथ बातचीत में सब स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन मैं जो कुछ प्रमुख बातें हैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। जी, आपने जो शिक्षा है एमए हिंदी, पीएचडी, डीलिट, बहुत बड़ी शिक्षा आपने प्राप्त की है। उसके बाद रचना कर्म जो विशेष रूप से आपका है, आपके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आपके उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, आपकी जीवनी में भी विशेष रूप से आपने उसमें भी क्षेत्र में योगदान दिया है। कई सम्मान और पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो संस्कृति विभाग है भारत सरकार, उसकी तरफ से आपको फेलोशिप भी मिला है। तो कई गतिविधियां हैं साहित्यिक आपकी, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब। तो जी। डॉक्टर उर्मिला शिरीष, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस जगह से, और फिर कैसे आगे शिक्षा दीक्षा कैसी रही, कहाँ पर रही? जी। मैं अपने बारे में बातचीत शुरू करूँ इससे पहले मैं आपके इस बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रति आभार व्यक्त कर दूँ पहले। ये बहुत ही आत्मीयता से भरा हुआ अनौपचारिक और पूरी समग्रता में आप जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है और आज आपके मंच पर आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करूँ? बचपन से करती हूँ क्योंकि जी जी जी। क्योंकि जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार जो हिस्सा होता है, वो बचपन ही होता है। तो मेरा जन्म गाँव में हुआ था और एक ऐसे गाँव में हुआ था, जहाँ सचमुच जो अभी फ़िल्मों में जैसे हम पलाश के जंगल देखते हैं, सुनहरे रंग के खेत देखते हैं, फसलें देखते हैं, खेत देखते हैं, पक्षी देखते हैं, जानवर देखते हैं। तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत माहौल में मेरा बचपन बीता और बिल्कुल शुरुआती शिक्षा वहीं पर हुई। उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वो बाहर निकल कर आए अपने व्यवसाय के सिलसिले में, तो हम लोग भी बाहर निकल कर आए, तो बाकी की शिक्षा फिर वो जहाँ-जहाँ रहे वहाँ पर जैसे दतिया में, उसके बाद फिर हम लोग भोपाल आ गए, तो भोपाल में मेरी फिर पूरी एजुकेशन हुई। और मैंने जो पीएचडी है, वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से की और डीलिट बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से की और
37 साल से मैं पढ़ा रही थी कॉलेज में और पिछले साल ही मैंने बीआरएस लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और अब मैं पूरी तरह से सेवानिवृत्त होकर अपने साहित्यिक कार्यक्रमों में पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जहाँ तक मेरा लिखने या पढ़ने का शौक है, तो वो भी बचपन से था, बिल्कुल शुरुआत में। जितनी भी जो बच्चों की पत्रिकाएँ आती थीं या जितनी पत्रिकाएँ धार्मिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान या जितने उस समय के प्रतिष्ठित साप्ताहिक या दैनिक जो पेपर आते थे, वो मैं पूरी तरह से पढ़ती थी और मुझे आज आश्चर्य ये होता है कि मैं इतने पेपर एक साथ कैसे पढ़ लेती थी। इतनी पत्रिकाएँ मैं कैसे पढ़ लेती थी। और घर में ऐसा साहित्यिक माहौल था, बिल्कुल जो कमरा था आज जैसे मेरी लाइब्रेरी से कम किताबों से कमरा भरा हुआ है, तो मैंने जब होश सँभाला तो अपने चारों तरफ किताबें ही पाई और बड़े-बड़े जो ग्रंथ रहते थे, उनको अपने आस-पास देखा। तो घर में एक साहित्यिक माहौल था, पढ़ने-लिखने वाले सारे लोग थे, पिताजी, ताऊजी, मेरे बड़े भाई, तो वो छोटे-छोटे से कॉलम उसमें लिखा करते थे, वो बहुत पढ़ा करते थे। लाइब्रेरी से भी किताबें लाते थे, तो उनकी देखा-देखी मतलब मुझ में वो जो जैसे कहते हैं ना अंदर से संस्कार है लेकिन प्रस्फुटित होने में कोई ना कोई एक प्रेरणा काम करती है। तो इस तरह से बिल्कुल मेरे ऐसा जुनून रहता था राणा साहब कि खाना खा रहे हैं लेकिन किताब हाथ में है, खाना बना रहे हैं, किताब हाथ में है, पलंग पर चारों तरफ किताबों का ढेर लगा है। मतलब बिना किताबों के मैंने अपने जीवन की कल्पना ही नहीं की। मेरे पास शायद उतने कपड़े नहीं रहे होंगे जितनी किताबें रहती थीं। तो बचपन की वो जो यात्रा है साहित्य से भरी हुई, पढ़ने के प्रति जो अभिरुचि थी, प्रकृति के प्रति एक जो आकर्षण था, परिंदों को देखने का जो एक चाव रहता था और गाँव का वो जो नक्षत्रों से भरा हुआ जो आकाश दिखाई देता था, वैसा क्या बात है! काफ़ी अरसा अरसा हो गया उसको देखे हुए क्योंकि यहाँ तो लाइट ही लाइट दिखाई देती है। और वो जो फागें गाई जाती थीं, भजन हुआ करते थे और कार्तिक का महीने में सारी स्त्रियाँ कार्तिक नहाती थीं और आला-ऊदल गाया जा रहा है, तो एक ऐसा खूबसूरत मतलब माहौल और ऐसा स्मृतियों में बसा हुआ है, कि वो कभी मतलब मैं भूल ही नहीं पाई उसको और ना मैं चाहती हूँ कि मैं भूलूँ क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और सुखद रहा मेरे जीवन का वो हिस्सा। और बाद में जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता रहा, शिक्षा में आगे बढ़ते गए, लेखन की भी फिर शुरुआत हो गई और यही वजह है कि आज आपसे बात हो रही है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बहुत विस्तार से और जी, बहुत ही जी। आत्मीयता के साथ अपने बारे में, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की। लेकिन जी। कब डॉक्टर क्यों नहीं बनी? साहित्यकार ही क्यों? क्या क्या मतलब कुछ ऐसे आपका परिवार में कोई ऐसा वातावरण था या कहीं से प्रेरणा मिली? कई लोग कहते हैं ना कि देखिए हमें यहाँ से ये प्रेरणा मिली इसलिए हम लेखक बन गए, साहित्यकार बन गए, हमने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। अक्सर तो लोग अपना साहित्यिक जीवन जो है, यात्रा जो है जी। कविताओं से शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कि आपसे बातचीत से हमें पता चला तो आपने शुरू से ही कहानियाँ और उपन्यास लिखने शुरू कर दिए। जी, जी, जी। तो डॉक्टर मैं क्यों नहीं बनी क्योंकि कभी ऐसा ख़्याल मेरे मन में आया नहीं। मेरा जो एक आकर्षण था वो शुरू से साहित्य के प्रति था। और मैंने मेरा जो बीए में सब्जेक्ट थे वो संस्कृत साहित्य था, हिंदी साहित्य था, भारतीय इतिहास था। तो जो रुचि थी मेरी वो उसी तरफ थी। तो मेरे मन में हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें लाइन में ज़रूर जाना चाहती थी और मैंने उसका एग्ज़ाम भी दिया लेकिन ठीक उसी समय मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो सबको लगा कि कॉलेज की सर्विस बड़ी सेफ रहती है और अच्छी रहती है लड़कियों के लिए उस ज़माने में जो माना जाता था। तो मैं कॉलेज की सर्विस में आ गई। तो डॉक्टर बनने का या उस तरह का दूसरी लाइन चुनने का कोई दिमाग में बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आया कि डॉक्टर बनना है। मुझे लगता था कि मेरी अभिरुचि इसमें है
और इसी में जाना। लेकिन हाँ, मेरे मन में ये सच बात है कि आज भी इस बात की कसक है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाना था और वो मैं क्यों नहीं गई। मुझे आज भी उस बात का मतलब कहीं न कहीं मलाल रहता है कि काश मुझे जाना चाहिए था, उसमें कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और सारा सब कुछ उसके बाद कॉलेज का तो जॉब था उसके साथ कर सकती थी। लेकिन बस फिर जैसे पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और साहित्य में आप इतना डूब जाते हैं और साहित्य तो एक कहना चाहिए कि एक बार यदि आप उस क्षेत्र में चले गए, किताबों की दुनिया में चले गए, तो वो जो किताबों की दुनिया है और उसके जो पात्र हैं, वो बस कब आपके इतने अंतरंग हो जाते हैं, आपके ऐसे मित्र हो जाते हैं कि उनका जीवन आपका अपना जीवन हो जाता है। वो आपके दोस्त बन जाते हैं। उनके साथ आप चलना शुरू कर देते हैं। उनके साथ मतलब कई ऐसे पात्र उस ज़माने में रहते थे कि उनके जो व्यक्तित्व चित्रित होता था, जैसे गोरकी की माँ है या धनिया हुँ, है हुँ, या गोरा है या अन्ना कारेनिना है या अपने शरद चंद्र के पात्र हैं, जयनिंद कुमार के पात्र हैं, कि वो तो ऐसा लगता था जैसे अंदर आकर बैठ गए, निकल ही नहीं रहे। हुँ, तो हुँ, हुँ। एक जो हार की जीत थी, काबुलीवाला कहानी थी या दूसरे और जो थी, तो मुझे ऐसा लगता था उन कहानियों को पढ़ के कि साहित्य में कितनी ताकत होती है। और फिर कौन से वध वाला रामायण का वो था उदाहरण कि साहित्य में कितनी ताकत होती है कि वो आपको दूसरे की भावनाओं को, संवेदनाओं को, दुःख को, सुख को समझने की, आत्मसात करने की, सबसे बड़ी बात कि एहसास करने की जो ताकत देता है, जो अनुभूति करवाता है, वो तो साहित्य के अलावा कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। तो मुझे इसलिए साहित्य की तरफ मैं आई, फिर हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा, तो उस तरह से भी मैं जुड़ी रही, जो पढ़ाती थी वही मेरे जीवन में प्रमुख स्थान उसका रहा। तो और दूसरा एक और था मेरे अध्यापक थे, मैं उनको हमेशा याद रखना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत थोड़े समय के लिए हिंदी उन्होंने पढ़ाई। लेकिन उनकी रुचि नाटकों में थी, उनकी रुचि कविताओं में थी, वो नाटकों का निर्देशन करते थे मंच के लिए। एकांकी वगैरह दीपदान मुझे आज भी याद है, दीपदान है या दूसरे बड़े उस ना एकांकियों का वो कॉलेज में वो करते थे। तो शायद ये उनका कुछ इस तरह का वो रहा होगा कि बच्चों को साहित्य से कैसे जोड़ा जाए। तो वो बातों ही बातों में कुछ विषय दे दिया करते थे कि अच्छा इस पे चलिए निबंध लिखिए, इस पर कहानी लिखिए, इस पर वो करिए। तो कैसे और खुद कहानियाँ सुनाते थे बड़े रोचक ढंग से। तो जब मैंने एक कहानी उनको लिख के दी तो उन्होंने कहा कि अरे! तुमने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, तुम तो कहानी क्या लिख बात है! सकती हो और क्या बात तुम्हें है! कहानी लिखना चाहिए। तो एक कहना चाहिए ना कि वो जो एक बीज पड़ा होगा और उन्होंने हवा दी, पानी डाला उसमें और कुछ इस तरह से मिट्टी वो की, कि वो एक लेखन की शुरुआत मतलब वहाँ से मेरी हुई और मैं उनको हमेशा इसी रूप में याद करती हूँ कि हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति, मेरे लेखन के प्रति उन्होंने जो एक इतनी बड़ी प्रेरणा के रूप में मुझे वो मेरे जीवन में आए, तो मैं हमेशा उनके प्रति नतमस्तक रहती हूँ मैं अपने उन हिंदी के अध्यापक के प्रति। तो आप कह क्या बात सकते है! हैं कि या फिर मैंने उनको जब वो बहुत दिन उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो मैंने एक लंबी चिट्ठी ज़िंदगी में लिखी थी, कि कैसे मतलब वो मेरे जीवन में आए, कैसे उन्होंने प्रेरणा दी और फिर वो कहाँ हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए, चाहे कहानी के पात्र हों या जीवन में कोई व्यक्ति इस तरह से आता है, जो आपको एक दिशा देता है। क्या जो बात है! एक तरफ मोड़ता है, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे जीवन के साथ जुड़ती गईं, मैं उनके साथ बहती गई, चलती गई अपनी उस दिशा में, उस राह पर, उस पथ पर और बस ऐसे ही सब चलता रहा, लिखते रहे और कहानियाँ आती रहीं, संग्रह बनते रहे, कुछ-कुछ इस तरह से फिर एक बड़े साहित्य समाज से जुड़ गई मैं।
तो कविता लिखने का कभी आपका न मन बना, न मूड बना, न कोई ऐसा आपने प्रयत्न किया? कोई मैं जी। जी। अभी मैं अपनी कुछ फाइलें देख रही थी पुरानी, तो डायरियाँ देख रही थी, उसमें बहुत सारी कविताएँ थीं। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन कविताओं को छपना चाहिए। अभी मैंने कम से कम 18 पेज की अ, सामने ही रखी है और मैं सोच रही थी इस कविता पर, इस लंबी कविता पर क्या मुझे काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि उस ज़माने में जब मैं एमए में पढ़ रही थी, उस ज़माने में लिखी गई ये 27-28 पेज की जो लंबी कविता है, गद्यात्मक कविता है, कि इसमें कुछ है भी या तात्कालिक जो एक भावाकुलता आपके अंदर होती है या तत्काल कुछ चीज़ें आपके हृदय में उठती हैं और उस भावुकता में आकर, उस विचार में आकर या उस प्रभाव में आकर जो उस समय घटित हुआ होगा, या केवल उसकी परिणति है। तो मैंने सोचा मुझे इस लंबी कविता पर दोबारा सोचना चाहिए। देखती हूँ कि उसमें से क्या निकलता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि उसको छपने भेजूँ या कुछ इस तरह से करूँ या कोई कविता मुझे सुनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरी डायरी में लंबी-लंबी कविताएँ अभी भी हैं और मैं आगे चल के उन पे ज़रूर कुछ सोचूँगी कि वो कविताएँ ही हैं या यूँ ही कुछ नहीं, शब्दों नहीं, का आप बना-बना है। आप पुनः उनको देखिए। आप जी, हो सकता है कि देखो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जिस समय आदमी लिखता है तो फिर ऐसे रख लेता है, छोड़ देता है जी, उसको, अब देखा जी, जाएगा आगे-आगे। चूँकि आपने कविताएँ लिखी और साथ में आप गद्य की तरफ आ गई, आपने कथा जी, साहित्य पर ज़्यादा बल दे दिया। तो जी। पहली कहानी कैसे कहाँ प्रकाशित हुई आपकी? सबसे अ पहली जो आपके जीवन का आपको लगा कि अच्छा अब साहित्यिक जगत में मेरी कहानी अब इस पत्रिका में छप गई है, प्रकाशित हुई है। जी। पहली कहानी तो मेरी थी कन्या नाम से एक कहानी थी जी, जी। और वो उस समय सूर्या इंडिया एक पत्रिका निकलती थी जिसकी प्रमुख संपादक मेनका गांधी हुआ करती थीं और वो जैसे आज इंडिया टुडे या वो निकलती है, तो वो पहली कहानी मेरी उसमें छपी थी। फिर बिल्कुल समानांतर एक नवभारत का रविवार ये जो परिशिष्ट निकलता था, उसमें भी एक हुँ। फूल और कांटे नाम से एक कहानी छपी थी और मुझे याद है कि वो एक बच्चे को केंद्र में रखकर मैंने कहानी लिखी थी और कन्या कहानी भी जैसा नाम से ही ज़ाहिर है कि वो एक छोटी बच्ची को ही केंद्र में रख के लिखी गई थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, लेकिन उन बच्चों का या उस बच्ची की पीड़ा ने मुझे बहुत ज़्यादा झकझोरा था और मैंने इसीलिए उन दोनों को केंद्र में रखकर 2 कहानी लिखी। तो पहली कहानी मेरी सूर्या इंडिया में छपी थी और वो मेरी पहली कहानी थी। तो क्या लगा जब वो प्रकाशित होके आ गई तो क्या भाव बने उस समय आपके? और हाँ, एकदम आपने फिर अपने साहित्यिक मित्रों को दिखाए हो, देखो जी, ये मेरी पहली कहानी प्रकाशित होके आ गई है। मुझे निश्चय बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि अरे वाह! मैं लिख सकती हूँ। और मुझे कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरा किसी साहित्यकार से परिचय हो या कोई संपर्क हो या किसी संपादक को मैं जानती हूँ, कुछ नहीं, बस जो पत्रिकाएँ आती थीं हुँ। घर में, सारी की सारी साहित्यिक पत्र चाहे सारिका हो, चाहे धर्मिक हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, माया हो, मतलब उस समय की जितनी पत्रिकाएँ आती थीं, तो मुझे लगा कि और मैं बड़े चाव से और बड़े आकर्षण के साथ उन तमाम महिला कथाकारों की तस्वीर और उनकी कहानियाँ देखती थी और उस ज़माने में इतने खूबसूरत स्केचेस बने होते थे या फ़ोटो बने होते थे। तो मुझे धारावाहिक उपन्यासिकाएँ आ रही हैं, लंबी कहानी आ रही हैं, तो एक ऐसा आकर्षण लगता था कि इनको देखना है, इनको मिलना है या कैसे ये लिखती हैं। एक कहते हैं ना कि जैसे आप कल्पना में आपने किसी को देख लिया है और आप फिर लगता है कि हाँ, ऐसे ही। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे मतलब मैंने कहानी लिखी, मैंने भेज दी, मेरी छप गई है, तो मुझे आगे भी लिखना चाहिए, मैं तो लिख सकती हूँ। तो वो प्रसन्नता तो सच में बहुत ही मतलब
बड़ी प्रसन्नता थी मेरे लिए क्योंकि एक बड़ी पत्रिका में कहानी छपी थी और ज़ाहिर है कि उससे मतलब आपको एक लिखने का बल मिला था। एक कहना चाहिए कि विश्वास, आत्मविश्वास कि नहीं आप लिख सकते हैं, आप छप सकते हैं, भले ही कोई आपके पहचान का हो, नहीं हो, कोई टिप्पणी करने वाला है, नहीं है, कैसा शिल्प है, कैसी भाषा है। जब पहला मेरा कहानी संग्रह वे कौन थे आया 1983 में, हम्म, तो उस समय बिलेट्स वगैरह में इतनी उसकी समीक्षा आई, मैं आज देखती हूँ कि मैंने शायद उस चीज़ को ठीक से पकड़ के मैं नहीं चली। मुझे आज लगता है कि मैं इतनी समीक्षाएँ उस समय उस वे कौन थे कहानी संग्रह की आई, तो बाद में मुझे मैंने कैसी लापरवाही की, मैं इन सब चीज़ों को इतना महत्व क्यों नहीं देती थी, मुझे महत्व देना चाहिए था कि समीक्षाएँ आ रही हैं, आपके संग्रह पे चर्चा हो रही है और अ, तब शायद उतना कुछ रहता है ना कि शुरू-शुरू में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है और आप एक रॉ में बहते जाते हैं, लिख रहे हैं, बस अपना लिखे जा रहे हैं। मन में है कि संग्रह आ जाए, इस पत्रिका में कहानी आ जाए, उसमें आ जाए और सबसे बड़ी बात कि जो पाठकों के पत्र उस समय आते थे, जी, वो जी, जी। तो वो सबसे बड़ी वो होती थी कि पाठक आपकी कहानियों पर चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और कोई माध्यम तो था नहीं ना टेलीफ़ोन ऐसा होता था कि आपने अपना घर का नंबर दे दिया, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था, मोबाइल था नहीं। तो वो जो कार्ड और अंतर्देशीय आते थे वो मतलब कितने डिब्बे भर गए थे, बॉक्स भरे हुए थे, इतनी चिट्ठियाँ मतलब आती थी। तो वो जो पाठकों की प्रतिक्रियाएँ थी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेरणा का काम करती थी। कि आपकी कहानी को पाठक पढ़ रहे हैं, सराह रहे हैं, अपने आप को उसमें देख रहे हैं, अपने को एक पात्र के रूप में देख रहे हैं। तो तो उस समय तो मैंने ये आपको कल्पना भी नहीं थी ना कि आगे जाके अब देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे होते हैं। एकदम जी, जिस समय जितने भी मित्र आपको सुन रहे हैं, तो हाँ, जिसको हाँ। स्पॉन्टेनियस हम कह रहे हैं, एकदम उसी जी, समय आपको लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जी, समाज में जो उथल-पुथल है, कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जी। अपनी कहानियों में आपने उन चीज़ों को कितना स्थान दे दिया है। किस तरह से आप उनसे प्रभावित होके अपने कहानियों का को आपने कहानियों कथा अपने कथा साहित्य का आपने उसको शक्ति बनाया अपना? जी। जैसा मैंने बताया ना कि बचपन से मैंने गाँव देखा और गाँव में एक और चीज़ थी कि महिलाओं के साथ जैसे दोयम दर्जे का बड़ा व्यवहार किया जाता था। खाने-पीने में, स्वास्थ्य को लेकर मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उद्वेलित करती थी, कि दूध है तो लड़की को क्यों नहीं दिया जा रहा? गेहूँ की आज तो ज्वार और बाजरे की रोटी हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन गाँव में तो गेहूँ की रोटी आदमी या लड़कों को खिलाई जाएगी, ज्वार और बाजरे की जो रोटियाँ हैं, वो महिलाओं को दी जाएँगी। और दूसरा कुछ ऐसी महिलाएँ थीं, जो बहुत बचपन में विधवा हो गई थीं, तो उन विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? कितनी वर्जनाएँ थीं, कितनी रूढ़ियाँ थीं, कितने तरह के बंधन थे उनके साथ और कैसे उनको अपनी ज़िंदगी उन वर्जनाओं के साथ जीनी पड़ती थी। और मेरी स्कूल की जो एक मेरी मित्र थी, जल्दी उसकी शादी हो गई, दहेज के कारण उसको जला दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ओह! उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी। तो ये जो सामाजिक समस्याएँ थीं, विषमताएँ थीं, चाहे वो आर्थिक समस्याएँ थीं या दहेज को लेकर थीं या मैं जो कह रही हूँ ना कि स्वास्थ्य को लेकर थी उनके या खान-पान को लेकर थी, जीवन शैली को लेकर थी। ये चीज़ें मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत उद्विग्न करती थी, बहुत पीड़ित करती थी क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल उल्टा माहौल था। मेरे पिताजी ने कभी उस तरह का भेदभाव नहीं किया, बराबर से पढ़ाना है, बराबर से वो करना है, कभी ये नहीं कि पराए घर की लड़की है, ऐसा-वैसा कभी मतलब ये सब चीज़ें मैंने सुनी ही नहीं थी। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना है,
उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उनको ये सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, जो प्रथाएँ हैं, धर्म के नाम पर है, सबसे ज़्यादा तो जो धर्म के नाम पर जो मान्यताएँ या परंपराएँ होती हैं, या परंपरा से चली आ रही चीज़ों को लेकर जो बातें कही जाती, तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। और उनको लेकर शुरुआती आप मेरी कहानियाँ देखेंगे, तो मैंने बहुत सारे स्त्री पात्रों को लेकर ही कहानियाँ लिखी, क्योंकि मेरे चारों तरफ कॉलेज में आई तो लड़कियाँ थीं, मेरे कलीग्स थीं, समाज में थीं तो ऐसी महिलाएँ थीं जो परेशान है, तो ज़ाहिर है आपका मन जैसा होगा ना, कि आपका मन यदि दूसरे की तकलीफ देख रहा है, आप उसको संघर्ष करते हुए देख रहा है, आप उस चीज़ से ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वही-वही चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। और यदि आपका मन वैसा नहीं है, तो आपको किसी समस्या से कोई परेशानी ही नहीं है। जैसा चल रहा है समाज चलने दो, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। तो शुरुआत की बहुत सारी कहानियाँ मेरी इन्हीं सारी चीज़ों को, समस्याओं को लेकर लिखी मैंने, और जिनमें केंद्र में स्त्री ही थी, क्या केंद्र में बात है! स्त्री थी। क्योंकि स्त्री इसलिए थी क्योंकि उसका शोषण हो रहा था, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था, उसके साथ ही असमानता का व्यवहार हो रहा था। एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना खाना चाहिए, कितना दूध चाहिए, बजाय इसके वो खेतों में काम कर रही है, वो पानी भर रही है, वो आपकी मार भी खा रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएँ थीं, वो मुझे मेरी स्मृति में इस कदर मतलब बैठ गई थी, कि मुझे लगता है कि मैंने उन सब पर कहानियाँ लिखी हैं। फिर दूसरा, मैंने देखा गाँव में जितनी खूब, जैसे आज भी बाढ़ आ गई, सूखा बहुत पड़ता था, फसल चौपट हो गई, ओला गिर गया, पाले पड़ गए, खड़ी-खड़ी फसल सब नष्ट हो गई। तो वो जो किसानों की तकलीफ थी, वो भी मैंने बहुत करीब से देखी। पूरी दरारें पड़ गई हैं खेत में, सूखा, जानवर मर रहे हैं, पक्षी वो नहीं है, कुएँ में पानी नहीं है, नाले नदियाँ सूख गई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने बहुत करीब से देखी थी। तो वो चीज़ें भी मेरी बहुत सारी कहानियों में किसानों को लेकर आई। स्वाभाविक रूप से वो आपके साहित्य में अच्छा मैं चाहूँगा कि आप कोई कहानी का अंश यहाँ पर प्रस्तुत करें, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। तो आप कोई जी, जी। किसी कहानी का 3-4 मिनट का एक अंश प्रस्तुत करें। तो मैं अभी बिल्कुल एक ऐसी कहानी का अंश मैं आपके सामने 5 10-12 लाइन ही पढ़ूँगी, और वो बिल्कुल आजकल जो समस्या हो गई कि बच्चे बाहर गए हैं अपने, और जो माता-पिता का जो अकेलापन है, उस अकेलेपन को कैसे आज का जो बूढ़े लोग हैं या अकेले लोग हैं, वो कैसे वो करते हैं। एक लेकिन ये बहुत शुरुआती वो है। तो ये कहानी का शीर्षक है राग विराग। घर में सन्नाटा पसरा है, ऐसा सन्नाटा जो उनके मन से लेकर घर की दरों-दीवारों तक को अपनी चुप्पी में समेटे हुए है। आज सुबह ही बेटा उसका परिवार गया है। साल में 1 महीने के लिए आते हैं वे। यह 1 महीना उनके जीवन में सारे उत्सवों के रंग और खुशियाँ बिखेर देता है। दुनिया जहान की खुशियाँ बिखर जाती हैं, हर पल खुशी की तरंगों पर नाचता मन, ढेर सारी बातें, भाँति-भाँति के शोर, संगीत, डांस, खाने-पीने की चीज़ों का ढेर, लोगों का आना-जाना, बेटे की सबसे मेल-मुलाकात। कब दिन होता था और कब रात पता ही नहीं चलता था। समय को इतने जल्दी बीतते उन्होंने कभी नहीं देखा था, ना महसूस किया था। लेकिन उसकी रवानगी के पहले का 1 हफ्ता धूप, चाँदनी, दिन-रात बातों को धीमा कर देता था। उन्हें लगने लगा था वे नदी की धार में धीरे-धीरे बह रही हैं। अलमारियों पर रखे खाली बैग उतारे जाने लगते, उनकी धूल साफ की जाने लगती, शॉपिंग से आए थैलों का सामान उनमें जमने लगता। जैसे-जैसे बैगों में सामान जमता, उनका मन भारी होने लगता। साँस कहीं अवरुद्ध होने लगती तो गले में कुछ फँसने लगता। आँसू भीतर ही भीतर उमड़ने लगते
पानी भरे मेघ आकाश में एकाकार होने लगते। कुछ-कुछ वैसा ही वे महसूस करती। आंसू निकलकर चश्मे की कमानी से रुक जाते। बेटा इधर-उधर आते-जाते माँ की आँखों को देख लेता। उसने अपनी माँ की आँखों को सबसे ज़्यादा समझा और आत्मसात किया है। यह क्या माँ? वह उनके छोटे-छोटे कंधों को थाम कर अपनी चौड़ी छाती से लगा लेता। बस बेटा यूँ ही, वे कहकर अपने काम में लग जाती। बेटा उनके ही जीवन का अंश है, जो आज अपने समग्र रूप में खड़ा है, उनके सपनों को साकार करता, उनकी आत्मा की प्रतिछाया है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, 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 जी। जी, तो जी बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है ना कि जो जीवन से और जो जीवन के आस-पास जो घटित होता है, जो जी, हमारे परिवेश में, जो हमारे आमने-सामने जो होता है, तो स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित बिना तो हम रह नहीं पाएँगे और साहित्यकार का यही एक सबसे पहला धर्म यही होता है कि वो उन परिस्थितियों को, उन विषमताओं को, उन जो आस-पास जो होता है, उनको कैसे अपने साहित्य के माध्यम से उसको आधार बनाकर अपने पाठकों के सामने लाए। तो आपको क्या वाक़ई लग रहा है कि मैं उस पर आगे फिर अलग तरीके से जी, भी जी, बात करना चाहूँगा आपको कि जी। साहित्य के माध्यम से आपको लगता है कि मानव सोच में या समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि जबकि आप देखिए ना परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। बहुत सारे साधन हमारे पास माध्यम हैं। यानी जी। पहले तो केवल किताब होती थी। अब उसके सामने हमारे सामने सोशल मीडिया के इतने पक्ष, इतने इतने इतनी सुविधाएँ हमारे सामने आ गई हैं। तो जी। अब क्या लग रहा है आपको? अ, देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अभी जो 2 पिछले 2 सालों में कोरोना के समय सोशल मीडिया ही हम लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम रहा। मतलब भले ही उसमें और धीरे-धीरे लोगों ने इस बात की गंभीरता को समझा कि पहले लगता था फेसबुक पर तो लोग मज़ाक भी उड़ाते थे कि फेसबुक वाली कविता है, फेसबुक वाली कहानी है। लेकिन धीरे-धीरे बहुत गंभीर साहित्यिक प्रोग्राम फेसबुक पर आना शुरू हुए सोशल मीडिया पर। और कोविड के समय में जब अपने ही लोगों को आप छू नहीं सकते, उनके करीब नहीं जा सकते, एक घर में रहकर भी उनके पास नहीं खड़े हो सकते, तो ये सोशल मीडिया ही था जिसने कम से कम एक-दूसरे का चेहरा दिखाया हमको, एक-दूसरे से आमने-सामने बात की। और आज विदेश में बच्चे हैं, माँ-बाप यहाँ पर हैं, तो कम से कम आमने-सामने बात करते हैं, फ़ेसटाइम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरी रही बात ये कि साहित्य भले ही बहुत बड़ी क्रांति तत्काल में ना करे, तात्कालिक रूप से बहुत बड़ी क्रांति ना करे, जैसे आंदोलन का प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं। लेकिन साहित्य धीरे-धीरे मनुष्य के मन को बदलता है। उसको एहसास करवाता है। मुझे याद है कि जब एक बार मैं अमृता प्रीतम का इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उन्होंने एक किसी सैनिक का एक हवाला दिया कि उसने चिट्ठी लिखी और मेरे अपने मतलब इसको एक आत्म प्रशंसा बिल्कुल ना समझा जाए, एक अपना ही अनुभव मैं बता रही हूँ कि ऐसी कितनी चिट्ठियाँ आई मेरे पास कहानियों को पढ़कर, जब कई महिलाओं ने अपने शादी जैसे डिसीज़न बदले। अ, लौट कर जाना है कहाँ है, कहानी पढ़कर, बच्चा है या दहलीज कहानी को पढ़कर कि हम शादी करने वाले थे, लेकिन आपकी ये कहानी पढ़ी और देखा कि शादी के बाद बच्चा कहाँ रहेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, तो हमने शादी का निर्णय स्थगित कर दिया। या बाँधो ना नाव स्थाओ बंधु, उसको पढ़कर कितने बुजुर्गों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी कि हमारे दिल में ये था, लेकिन हम कह नहीं पाए। हमारे दिल की बात आपने कैसे कह दी। चीख कहानी जब मेरी आई, तो गोवा की जेल में एक सुधीर शर्मा, अब तो वो रिलीज़ हो गए।
ने चिट्ठी लिखी मुझे और मैंने सोचा जेल से मुझे क्यों चिट्ठी लिख रहे हो? वो बहुत पुरानी 2002 में वो कहानी छपी थी, तो 2003 तो जब मैंने देखा गोवा जेल तो मेरे इतनी मोटी चिट्ठी वो और मतलब उस समय वो तो था नहीं कुरियर या आप होगा भी तो मुझे नहीं मालूम। तो मेरे हाथ काँपने लगे और उस समय मैं जा रही थी आकाशवाणी रिकॉर्डिंग के लिए, तो राजू उत्तरराज जी से मैंने कहा राजू उत्तरराज जी, ये चिट्ठी है और जेल से आई तो बोले अरे खोलिए अपन पढ़ते हैं इसको देखते हैं। तो उसने चीख कहानी को लिखकर पढ़कर जो लिखा था कि हम रो रहे हैं, सारे हम्म। लोग और हमने ये वो किया है प्रतिज्ञा किया है कि हम इस तरह का अपराध, इस तरह के बलात्कार, इस तरह की चीज़ें हम कभी नहीं करेंगे। एक कहीं बहुत दूर से किसी उनका फ़ोन आया कि मैं आपकी कहानी पढ़कर बाथरूम में इतनी देर रोता रहा। और तो ये साहित्य जो आपके दिल-दिमाग पर असर करता है, आपकी संवेदना को झकझोरता है, आपके मन को झंकृत करता है, आपकी भावनाओं को करता है, तो वो बहुत ही धीमी गति से पर बहुत प्रभावशाली ढंग से बहुत असर बढ़िया। डालती है। सही जैसे बात है, हाल बिल्कुल ही सही। जी, जी, जी। मतलब बहुत धीमे पर स्थायी रूप से। अब बूढ़ी काकी जब मैं क्लास में पढ़ाती थी लड़कियों को, एमए की लड़कियों को, तो बूढ़ी काकी जैसे आपने पढ़ी होगी, हुँ। कैसा कष्ट पहुँचाते हैं मज़ाक-मज़ाक में, पानी डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूखा मार लेकिन जब वो कहानी लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो रोने लगती हैं और फिर वो ये प्रॉमिस करके जाती हैं कि मैडम चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन हम अपनी दादी-नानी या किसी भी बुज़ुर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें। या मैंने खुद हार की जीत से बाबा भारती और खड़ग सिंह का कि लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया और मैंने सोचा कि हर संभव ये कोशिश करूँगी जीवन में कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना है। तो ये वो उस कहानी का प्रभाव था कि लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे कि गरीब बनकर कम वो करके आप उसको वो ले जा रहे हो, तो फिर कौन किस गरीब पर विश्वास करे? तो साहित्य ने तो मानवता को जीवित रखा है, संवेदनाओं को जीवित रखा है, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी जी, जी। आपके मानवीय संबंधों को बचा के रखा है। इस पृथ्वी पर यदि कोई बहुत सुंदर चीज़ अंत तक बची रहेगी, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्यता हो, चाहे संवेदना तो वो केवल साहित्य के कारण ही बची रहेगी, क्योंकि वो सीधे आपके दिल में उतरता है और सीधे आपके मन को, हृदय को, भावनाओं को उद्वेलित करता है। नहीं तो एक डाकू कैसे इतना बड़ा कवि बनता यदि साहित्य में कुछ बदलने क्या की बात! ताकत ना होती तो? ना होती, बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसी बात जी, को मैं आगे बढ़ाते हुए ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जी, देखिए हमारा देश जो है, इतना बड़ा देश है, विविधता से भरा हुआ देश है, कितनी जी, संस्कृतियाँ हैं, वेशभूषाएँ हैं, क्या नहीं है हमारे देश में और बिल्कुल। साथ में म अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग हमारे स्थानों से इतना साहित्य अलग-अलग भाषाओं में है। तो आपको जी, लग नहीं रहा है कि जितनी भी भाषाओं में हमारा साहित्य लिखा जाता है, वो अनुवाद के माध्यम से परस्पर जो आपस में योगदान रहना चाहिए, परस्पर जी। जो एक दूसरी जगह हमारे साहित्य जाना चाहिए, तो वो बहुत आवश्यक है। क्या आपको लग नहीं रहा कि उसमें और उसको और समृद्ध करने की आवश्यकता है, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल जैसा भी ये महसूस हम लोग करते हैं कॉलेज में भी कि साहित्य के प्रति थोड़ा जी, जी। बच्चों का रुझान कम हुआ है। या तो ये जो करियर ओरिएंटेड बच्चों की मानसिकता बन गई है या जो भी वजह है लेकिन वो साहित्य के प्रति थोड़ा-सा लगाव उनका कम है। और हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है कि वो साहित्य की तरफ आएँ, पढ़ें, कहानी पढ़ें, भले ही वो इंग्लिश में पढ़ें, कन्नड़ में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें। तो अनुवाद
सच कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि इतनी भाषाएँ, इतनी संस्कृतियाँ, इतने रीति-रिवाज, ऐसा विविधताओं से भरा देश तो इस पृथ्वी पर भारत के अलावा कहीं है ही नहीं। बिल्कुल तो नहीं है। इतनी जी, जी। भाषाओं में जो खूबसूरत साहित्य लिखा गया, मैंने तो बचपन से पूरा रशियन साहित्य अनुदित पढ़ा, कन्नड़ साहित्य अनुदित पढ़ा, मराठी साहित्य अनुदित पढ़ा, उर्दू साहित्य अनुदित पढ़ा, डोगरी अनुदित पढ़ा, जितना भी यानी इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन हमेशा होते आए हैं और होते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इतनी भाषाएँ आप नहीं जान सकते, बहुत से बहुत इंग्लिश है या 2-4 भाषाएँ और लेकिन दुनिया का या अपनी भारतीय भाषाओं का देख लें, तो हम लोग अनुवाद पर ही निर्भर हैं, क्योंकि अनुवाद के से ही हम तक वो किताबें पढ़ी हैं। तो मेरे पास तो मैं क्या बताऊँ जितनी भी एक मैंने काम भी किया था तमाम जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्त्री का संघर्ष और छवि है, उस पर मैंने एक यूजीसी का प्रोजेक्ट लिया था, उसमें काम किया था। तो पूरा जितना उर्दू का साहित्य था, पूरी भारतीय भाषाओं का साहित्य था, मतलब बांग्लादेश का था, पाकिस्तान का था, सारा का सारा जो वो था, वो पूरा अनुदित साहित्य ही था। अनुवाद के द्वारा ही मैं वो सारी किताबें ले पाई थी। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि और आगे बढ़ाया जाए अब तो कॉलेजों में भी अनुवाद का एक अलग से वो रहता है। तो अनुवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम अपने ही देश की जो प्रांत हैं, जो हिंदी भाषी हैं या दूसरी भाषाओं के जो है, उनके जीवन को, उनकी परंपराओं को, उनके रीति-रिवाजों को और उनकी सोच को, अलग-अलग कल्चर है, उस सबको हम समझ सकें। और जब उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे साहित्य के माध्यम से, तो और निकट जाएँगे। और ज़्यादा उनसे हमारी आत्मीयता और आत्मिकता, दोनों स्तर पर हम उनसे बहुत क्या गहरे से बात है! जुड़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब, बहुत है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस बीच में डॉक्टर प्रतिभा जैन जी जुड़ी हुई हैं, आपकी बातें सुन जी, रही हैं। जी, बिल्कुल। अनघा जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। कह रही जी, जी, जी। थोड़ी सी देर से जुड़ पाई लेकिन लगातार वो भी आपका कार्यक्रम सुन रही हैं। दिलीप जी, कुमार जी थैंक हमारे यू। साथ जुड़े हैं। आशमा जी, कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपकी बातें लगातार सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग सबको रहा है। नमस्कार। जी, 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 जी। जी, जी। तो उन्होंने आपका नमस्कार सुन लिया है और जी, अब तुरंत हमारे साथ संजीव बख्शी जी जुड़ गए हैं रायपुर से। जी, 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 जी। जी। हाँ, शशि लोहाटी जी जुड़ गई। तो अनिता जी ने कहा कि मैंने स्वयं 18 वर्ष की आयु से अनुवाद किया है। यानी जी, अनुवाद का कार्य इतना महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब कि अनुवाद के माध्यम से ही जो इतने बड़े देश का अलग-अलग भाषाओं का साहित्य है, उनको जी, हम एक दूसरे के निकट ला सकते हैं। एक दूसरे के जीवन को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, परिस्थितियों को समझने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। और बिल्कुल कहते हैं ना क्षेत्र कि क्योंकि साहित्य ऐसा होता है ना, कहते हैं ना कि सरस्वती जी जब विराजमान होती है आप में, तब सही बातें और सच्ची बातें आपकी कलम से और आपके मस्तिष्क मस्तिष्क से निकलती है, जो लिखित जी, रूप में फिर सामने आ जाती है। तो इस तरह से अनुवाद का जो आपने सही बात कही है, बिल्कुल, अनुवाद का अपना बहुत ही जबरदस्त महत्व है और उसको और बिल्कुल, बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारी अकादमियां हैं, साहित्य अकादमियां हैं, प्रांतों में हैं, केंद्र में हैं, जी, उनको अनुवाद पर ज्यादा जोर देना चाहिए, बिल्कुल, बल पर बिल्कुल, देना बिल्कुल। चाहिए। केवल हाँ, केवल केवल मूल रचनाओं पर ही उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहना चाहिए। उनको ये बिल्कुल, हर एक मेरा निवेदन ये है कि हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में जो अपना अकादमी है, उनको जी, दूसरे प्रांतों के अकादमियों के साथ एक समन्वित कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एक बिल्कुल, दूसरे प्रांतों का साहित्यिक ये जो पूरा श्रम है, इसको बिल्कुल।
अपनी-अपनी भाषा में अनुदित करा के लोगों को देना चाहिए, विद्यार्थियों को देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे की संस्कृति को ठीक तरह से जाने पहचान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ एक सेतु की तरह काम करे अनुवाद पूरे देश को जोड़ने का जिन भाषाओं के पास भई साउथ के लोगों को भी तो हिंदी में की रचनाएँ पढ़ने की ज़रूरत। अब मैंने मृत्युंजय कैसे पढ़ा? मतलब अनुवाद के द्वारा ही पढ़ा। जी, जी, मराठी जी। मतलब या कन्नड़ की कहानियाँ मैं कहाँ से पढ़ती हूँ? अनुवाद के द्वारा पढ़ती हूँ या पूरा अंग्रेजी साहित्य, जर्मन साहित्य पूरा अनुवाद के द्वारा। तो एक अनुवाद की तो हमेशा ज़रूरत है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन अकादमियों को जोड़कर एक सेतु जैसा काम करना चाहिए और भाषाओं का आदान-प्रदान केवल भाषाओं का आदान-प्रदान नहीं, पूरी हमारी एक जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो धरोहर है, वो एक-दूसरे के पास जाना ही चाहिए, जो आदान-प्रदान होना ही चाहिए, ताकि हम फिर मैं वही कहूँगी कि हम एक-दूसरे के साथ बहुत निकटता के साथ, आत्मिकता के साथ जुड़ सकें और ये काम भाषाओं में अनुवाद ही कर सकता है एक सेतु के रूप में। वो हमको जोड़ सकता है। बहुत ही खूबसूरत भाषा से सुंदर और क्या होगा, संस्कृति से सुंदर और क्या होगा। तो सही बात। तो ये जब सेतु का काम करेगा, तो और भी हमारे जो बाकी भाषाएँ हैं, वो एक-दूसरे के निकट आएँगी। मैं तो एक और चिंता की ओर आपका संकेत मतलब संकेत करना चाहूँगा कि जी। जब हम जैसे छात्र जीवन में थे और साहित्य की तरफ हमारी रुचि होने लगी, तो हाँ, बहुत हाँ। सारी बहुत अच्छी पत्रिकाएँ आती थी उन दिनों जी। हाँ, और हाँ। अपना अपना इतना वो उसमें इतना मान-सम्मान मानते थे कि देखो ये पत्रिका आ गई है, इसमें उनकी हुँ, कहानी छपी है, इसमें हाँ। जो बड़े-बड़े कहानीकार हैं, उनकी कहानियाँ आई हैं या निबंध जी। आए हैं, उनके आलेख आए हैं, हाँ, उनके हाँ। उनकी कविताएँ आई हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर देखा जाए तो हमारे देश में विशेषकर हिंदी में पत्र-पत्रिकाओं का अभाव होने लगा है, जो बहुत ही स्तरीय पत्र-पत्रिकाएँ आनी चाहिए। कुछ गिने-चुने तो कुछ अकादमियों द्वारा या कुछ संस्थानों द्वारा तो आ रही हैं, उसमें कोई हाँ, हाँ। संदेह नहीं है। लेकिन तो जो बहुत ही विस्तार रूप में आना चाहिए, वो नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कमी है। कमी है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे पहले धर्मयुग था, धर्मयुग में कहानी आना यानी बहुत बड़े पाठक व्यापक पाठक समाज तक आपकी कहानी का पहुँचना, आपकी रचना तक पहुँचना। अब जो पत्रिकाएँ आ रही हैं, वो कितने पाठकों तक पहुँचती हैं, आज ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बहुत ही सीमित दायरा हो गया है इन सारी पत्रिकाओं का। कोई एक ऐसी बड़ी पत्रिका जो पूरे हिंदुस्तान को मतलब एक साहित्य के उसमें जोड़ सके, अभी ऐसी पत्रिका का इंतज़ार है और वो आना चाहिए मतलब दोबारा वो पत्रिकाओं का दौर उस तरह की पत्रिकाओं का दौर लौटना चाहिए क्योंकि मुझे रैना साहब ये 100% विश्वास है कि किताब की संस्कृति धीमी हो सकती है, जैसे बादलों की ओट में कई कई बार चाँद छुप जाता है ना, लेकिन किताबों का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता, हो कभी ही नहीं खत्म नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। बिना जी, जी, जी। बिना किताबों के हमारा कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर ज़रा भी हम पढ़ते हैं हम मैं तो कह रही अगर चाचा चौधरी ही बच्चे पढ़ते हैं, चंपक ही पढ़ते हैं और हम लोग कहानी ही पढ़ते हैं, तो वो किताब तो हमारे लिए हमारे बहुत मायने रखती है। तो किताबों की संस्कृति दोबारा मुझे लगता है पहले जैसे रूप में आएगी कि जो लोग बहुत दीवाने होते थे और मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहा करती थी कि एक सूट कम खरीदो, किताब खरीदो। मैं मतलब हमेशा एक ही रट होती थी, एक वो कम खरीदो, किताब लो, किताब होना चाहिए मतलब। तो ये सारी चीज़ें और जब किताबें आएँगी तो हम दोबारा अपने उसी साहित्य के प्रति व्यापक रूप से लौटेंगे, जो साहित्य हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जैसे उसमें कहते हैं ना कि अभी भी बंगला में या मराठी में बहुत ज़्यादा पढ़ने का, किताबें खरीदने का संस्कार है। तो ये संस्कार हमें दूसरे संस्कारों की तरह होना चाहिए कि किताब तो आपके पास होना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ये आपका जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
ये संस्कृति, ये संस्कार जैसे ही आएगा वैसे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो मानवीय स्वभाव में हैं या जिस तरह के आज संबंधों में जो कहना चाहिए कि बुजुर्गों की समस्या हम देख रहे हैं या हमारे संबंध जिस तरह से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो साहित्य बहुत बड़ा काम करता है उसमें। क्योंकि परकाया प्रवेश करके जो करते हैं ना आप अपने पात्रों को हम्म लेकर आते हैं, तो हम्म वो जो पात्र परकाया प्रवेश करके आप जिन पात्रों को लेकर आते हैं, वो पात्र पुनः आपके समाज में जाते हैं। फिर वो नए नए पाठकों के साथ जुड़ जाते हैं, संवाद करते हैं। तो एक चैनल है ये जो यदि ये चल गया और बच्चे उसके साथ जुड़ गए, तो अभी भी जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो प्रेमचंद की कहानियों को बड़े चाव से दूरदर्शन पर देखते हैं या पढ़ते हैं। ऐसा मतलब तो अभी भी कुछ बच्चों में ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत अच्छी बात, कई सही समय बात कही देखते आपने। जी जी जी। हाँ, वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं और उनको बड़ी अच्छी गुल्ली डंडा कहानी वो बड़े भाई साहब कहानी अच्छी लगेगी, ईदगाह अच्छी लगेगी, बड़े घर की बेटी बड़ी अच्छी लगेगी। तो क्योंकि वो आपको जोड़ती है ना आपके उन उस तरह की चीज़ों को आपके साथ कनेक्ट करती है। तो ये जो कनेक्ट करने का जो काम साहित्य करता है, उसके जो पात्र करते हैं, वो और कोई माध्यम नहीं हो सकता और जो सिनेमा है वो भी तो एक स्क्रिप्ट के माध्यम से बनकर आता है ना। तो हम्म। जो लिखित लिखित शब्द की जो सत्ता है और जो किताबों का महत्व है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं आप होने हम लोग वाला है। जितने जुड़े हैं, सब जी पढ़ते जी। ही हैं। प्रतिभा जैन जी ने एक बहुत अच्छी बात की तरफ संकेत दिया है। आज जी। तो कागज पर विज्ञापनों की भरमार है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी जी। विज्ञापन का ज़माना है, बाज़ारवाद का ज़माना है, हर चीज़ मतलब क्या कहना चाहिए वस्त्रों से लेकर, कॉस्मेटिक्स से लेकर, हर चीज़ विज्ञापन में आपको दिखाई देती है। वो ही हमको सिखाते हैं कि हमें कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, कैसे हमारी हेल्थ बनेगी, कैसे हमको कैसे वो तो ये जो विज्ञापन का ज़माना है प्रदर्शन का ज़माना है कहना चाहिए। तो अब ठीक है उनकी अपनी डिमांड है, वो लोग प्रदर्शन करेंगे लेकिन जो सच्चाई है वो हम तो उसके साथ जीते हैं, हमें प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं, हम तो जी सच्चाई के साथ जीते हैं और हमारी आस्था उसी मनुष्यता में है, उन्हीं संबंधों में है। हमें ये शो नहीं करना है कि हम अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं या हम अपने पति को कितना प्यार करते हैं, हमें ये प्रदर्शन नहीं करना, विज्ञापन में नहीं देना है कि पति-पत्नी का प्यार केवल किसी त्योहार पर एक हीरे की अंगूठी देने से ही बढ़ता है या जो आजकल इतना वो प्रतिभा जी सही कह रही हैं कि जो व्रत किए जाते हैं उस समय पूरा का पूरा पेपर उसी से भरा होता है कि आप अपनी पत्नी को ये हार दीजिए, ये कंगन दीजिए या वो तो इससे पहले क्या पति-पत्नी में कोई गिफ्ट नहीं देते थे तो प्रेम नहीं होता था या वो त्योहार नहीं मनाए जाते थे या वो व्रत नहीं किए जाते थे। तब तो तो त्योहार ये ज्यादा सब मनाए जाते थे, आजकल विज्ञापन ज्यादा मनाए जाते हैं। विज्ञापन ज़्यादा है, तो ये कमर्शियल वो है सारा का सारा, बाज़ारवाद है, चीज़ें बिकती हैं, लेकिन जहाँ संबंधों की सच्चाई है, पवित्रता है, उन्हें इन सारे बाहरी भौतिक चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम उन उन लोगों में से हैं, आप और हम वही पीढ़ी हैं, जिसे हम ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसको कितना प्रेम करते हैं। हम प्रेम करते हैं मतलब करते हैं, हमें विज्ञापित करने की ज़रूरत नहीं। आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर बिल्कुल, साहब आपने। जी, डॉक्टर साहब जी, एक और मतलब मैं संकेत करना चाहूँगा जी, कि जी। आपको लग नहीं रहा है कि पाठकों की कमी बहुत हो रही है? या तो जब आपकी पुस्तक आ गई ब प्रकाशक भी परेशान, वो कह रहे हैं देखिए कहीं पर पुस्तक जा नहीं रही है, पाठक खरीद नहीं रहे हैं, या तो वो सरकारी दफ्तरों के लाइब्रेरी में किताब जाती है और बंद अलमारी में बंद हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल, पहले हमने देखा है जब हम छोटे होते थे, मैं जी, आपको बताना चाहूँगा, ये तो थोड़ा-सा संदर्भ से हट के बात बता रहा हूँ। जी, जी, जी। हमारे पिताजी क्या करते थे, अपने जन्मदिन पर खुद
बाजार से अपने जन्मदिन पर खुद बाजार से जी। एक किताब खरीदते थे हर साल और अपने नाम करते थे, ये मैं अपने प्रति समर्पित करता हूँ। वो कहते थे इसी बहाने घर में एक पुस्तक आएगी और उस क्या पुस्तक बात! को हम पढ़ लेंगे। तो वो कितनी आदतें तो अब तो ये तो अब पाठक सही एक पाठक वर्ग की कमी हो रही है किताबों के लिए। नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं और बिल्कुल ये वाजिब चिंता है कि किताब तो आ गई छपकर लेकिन वो मैं जो कह रही हूँ ना कि ये जो नई जो पीढ़ी आई है, उसका जो ध्यान है, वो दूसरी तरफ है। वो साहित्य को उस तरह से महत्व ही नहीं देते हैं। वो किताब की उसको समझते ही नहीं कि इसका क्या महत्व है। तो जब तक कि और दूसरा क्या हो गया मैंने अभी ये भी नया चलन ये देखा कि जैसे किसी लड़की से कहा कि ये कविता पढ़ना है, निराला की कविता पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा पढ़ना है। तो पहले ये होता था कि किताब आपको लेनी है, टेक्स्ट बुक लेनी है, तो कम से कम एक किताब तो आपने खरीदी। अब उन्होंने गूगल पर वो किया, उस पर और व्हाट्सएप पर पूरे ग्रुप में भेज दिया। सोचिए अगर 25 लड़कियाँ हैं, तो 25 किताबें तो माइनस हो गई। हम्म। मतलब 25 में से यदि 10 भी खरीदती हैं, तो 10 किताबें माइनस हो गई, नहीं खरीदना है। प्रेमचंद का उपन्यास कोर्स में चलता है, उनसे कहो जाके खरीद मैडम वो तो उसमें गूगल पर है, उसमें है। तो ये जो एक जो अभी आप आभासी दुनिया की बात कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रही थी कि हम देख सकते, बोल सकते। लेकिन इसका एक उलट बिल्कुल जो वो है कि दुनिया का ज्ञान तो है, लेकिन बस वो आपकी स्क्रीन में है। वो आपके मोबाइल उसमें भरा हुआ है। आपकी किताबें इसीलिए नहीं खरीदी जा रही हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आपने उसमें से डाउनलोड किया और उसमें से पढ़ लिया, खत्म। और ऊपर से अब ये कहो तो नया एक वो आता है कि अरे पेपर क्यों बर्बाद करना चाहिए, पेड़ कटते हैं और इतने पेड़ काटे जा रहे हैं तो सब कुछ मतलब कागज बर्बाद नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। तो बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो ये जो चीज़ें नई चीज़ें जो तकनीक आई है, उसने भी और दूसरा साहित्य के प्रति जो बच्चे आज आकर्षित नहीं हो रहे और कुछ-कुछ हमारा शायद लेखन भी ज़िम्मेदार है कि वो उस तरह से नई पीढ़ी को आकर्षित नहीं कर पा रहा है, जैसे प्रेमचंद करते थे या जैसे दूसरे साहित्यकार करते थे। पहले सारी की सारी कविताएँ कंठस्थ रहती थी। पूरे जयशंकर हम्म। प्रसाद का साहित्य याद रहता था। अभी भी दुष्यंत कुमार की गज़लें जो हैं सबको याद रहती हैं। याद रहती या है, सही बात। पंत जी को देख लीजिए, निराला को देख लीजिए, महादेवी वर्मा को देख लीजिए। ऐसे उस समय के कोई कवि और गीतकार नहीं थे जिनकी कविताएँ आपको याद ना हो या चाहे वो गीत हों, हमेशा याद रहते थे। मतलब पूरी की पूरी यहाँ तक कि नई कविताएं याद थी लोगों को, नई याद नई रह। कविताएँ। तो जी। ऐसा हम लोगों को भी साहित्यकारों को भी इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमें कौन-सी खामी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने साहित्य के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। ऐसा क्या वजह है? क्या पठनीयता की कमी है? या उनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है या उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल समग्र में कहूँ तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है, उसमें सब आ जाता है, अच्छा भी, बुरा भी, प्रॉब्लम्स भी, उनकी सारी चीज़ें। तो ये क्या हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं? कहीं कोई एक ऐसा शून्य है मतलब साहित्य और नई पीढ़ी के बीच में कि वो एक-दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस बहुत अच्छी पर बात कही आपने। जी 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 जी। हमें भी बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे इन लोगों को जो एक बड़ा युवा भारत है, भले ही वो कन्नड़ में पढ़े, भले ही वो गुजराती में पढ़े, भले ही वो डोंगरी में पढ़े, वो कह रहे इंग्लिश में ही पढ़े, पर वो पढ़े, साहित्य पढ़े, किसी भी भाषा में पढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको जोड़ें, तो इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं विशेषकर अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर आ रहा है। जी, जी। आपका जी, अभी जो 1922 में ये 2022 में अभी भी आपका जी। ये
कि आपकी ये पुस्तक आई है, खैरियत है हज़ूर। एक तो बधाई इसके लिए, इसका आवरण थैंक मुझे यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। आजकल तो ख़ैर ये पेपर बैक का प्रचलन हुआ है और ब जी, इसकी प्रिंट इसका गेटअप भी बहुत बढ़िया है। तो जी, जी, जी। मैं इस पहले तो इस पुस्तक के बारे में हमें बताइए और उसके बाद क्योंकि अपने आप में उपन्यास बहुत बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक सशक्त उपन्यास के रूप में ये सामने आपकी पुस्तक आई है। तो मुझे ये बताइए कि इसके बारे में कैसे ये लेखन प्रक्रिया शुरू हुई और जो विषय आपने इसमें चुने हैं, तो कितना समय लगा आपको ये पुस्तक लिखने में? ये पुस्तक लिखने में मुझे करीब 7-8 साल लग गए। क्योंकि इसकी जो थीम है वो असल में बहुत लंबा पीरियड एक 27-28 साल का पीरियड लेकर जी, 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 चलता जी, है जी। और बिल्कुल एक युवा जो है अपने सपने लेकर आता है और कैसे वो कानून और पुलिस और सारी व्यवस्था और केस और झूठ और सच, ये तमाम चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं, तो सच्चाई या सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक व्यक्ति, कैसे उसे घेर कर खत्म कर दिया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये ऐसी कहानी है जिसमें मुझे जेल के अंदर जाना था, उन लोगों से मिलना था, वो सारी जेल की दरों-दीवारें देखनी थी, वहाँ की व्यवस्था देखनी थी, वहाँ की लैंग्वेज वो करनी थी, वहाँ के और किरदार देखने थे। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मुझे काफ़ी मतलब समय लगा और ये मतलब एक ऐसी तड़प, सच और झूठ के बीच कि आपको एक 27-28 साल एक दोषी इंसान के रूप में एक अपराधी के रूप में, एक झूठे इंसान के रूप में सबके बीच जीना पड़ रहा है और अंत में पता चलता है कि ये तो कुछ था ही नहीं। हुँ, तो हुँ। हमारे देश में जो न्याय है, न्याय की जो प्रक्रिया है, जो कानून है और लंबे जो केस चलते रहते हैं जिसमें आधी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है और जेल का जो माहौल है, वो कितना आपको तोड़ता है, खत्म कर देता है। तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बड़ा कष्टदायी था वो सारा का सारा देखना, जानना, बातचीत करना, सब करना। तो उसमें 7-8 साल मुझे इस उपन्यास नहीं, को बहुत बहुत ब ब ब आपने मेहनत की इसमें बहुत श्रम किया है आपने और बहुत जी, एक अच्छी रचना ये उपन्यास आपका प्रकाशित हुआ है। मैं चाहूँगा कि जी। आप इसमें से जो भी आपकी इच्छा है कुछ अंश सुनाइए इसमें से आप। अच्छा, मैं 2 मिनट 5-6 लाइन क्योंकि समय शायद नहीं कोई बात नहीं आप सुनाइए, सुनाइए कोई बात नहीं। जी, जी। बस एक 10-12 शुरू का ही उसमें पढ़ती हूँ मैं। आप सुनाइए, सुनाइए आप। पहचाना, भूल गई क्या? स्कूटर को एक झटके के साथ ठीक उसके सामने रोककर उसने पूछा। स्कूटर बंद नहीं किया था उसने, अब भी घर-घर की आवाज़ आ रही थी। हल्के ग्रे रंग के स्कूटर में जगह-जगह काले निशान दिख रहे थे। पूरा स्कूटर चिट्याल हो गया था। हेडलाइट भी पूरी टूटी हुई थी। पीछे से धुआँ छोड़ता स्कूटर, वह स्कूटर पर झुका हुआ बैठा था और वह बीच सड़क पर थी, ठीक स्कूटर के सामने। अगर स्कूटर उसके ऊपर चढ़ जाता तो वह 2 धड़ों में बँट जाती या कुचल जाती। लोग आ जा रहे थे पर समय की अपेक्षा बहुत कम। नौतपा के कारण ज़्यादातर लोग घरों में बंद थे। भीषण गर्मी, धरती और आसमान आग बरसा रहे थे। सड़कों का डामर पिघलता हुआ लग रहा था। उसे लगा सूरज से ज़्यादा तपिश उसकी निगाहों में है। उसकी प्रश्न करती निगाहें उसे भीतर तक झुलसा रही थीं। मैं डॉक्टर सिंह हूँ। डॉक्टर ने उसे स्तब्ध सा खड़ा देखकर कहा। फिर भी वह अपरिचय का भाव लिए खड़ी रही। आप तो बड़े जल्दी भूल गई, वह कटाक्ष करते हुए बोला। पहचान लिया? नमस्ते डॉक्टर साहब।
उसने स्वयं को संयत रखते हुए, काँपती आवाज़ को सामान्य रखते हुए कहा, जबकि उस समय कोई उसे छू कर देखता तो महसूस करता कि उसकी रगों में कितना तेज रक्त बह रहा था। उसकी धड़कनें कितनी तेज चल रही थीं। वह पसीना-पसीना हुए जा रही थी। उसने तपते माथे को छुआ, जिस पर पसीने की धारा बह रही थी। पसीने से भीग गए बालों को समेटते हुए उसने कान के नीचे गर्दन की नसों को दबाया। सर में कुछ गोल-गोल घुमड़ रहा था, चक्कर जैसा कुछ-कुछ। जीभ चिपकती हुई, होंठ सूखते हुए, उन घूरती शैतान आँखों को उसने पुनः देखा, यह जताने के लिए कि वह उससे कतई भयभीत नहीं है। व्यंग भरी मुस्कान उसके दाढ़ी भरे चेहरे पर सूखे पत्ते की तरह चिपकी हुई थी। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने मित्रों को उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये खैरियत है हुज़ूर, ये उपन्यास मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। जो विषय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर उर्मिला शिरीष ने इस उपन्यास में लिया है, अपने आप में बहुत ही ज्वलंत है, बहुत ही समसामयिक है और बहुत ही गंभीर विषय है, जो आपने इसमें लिया है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में आप क्या-क्या आपके लेखन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? क्या कभी नाटक लिखने की कोई कोशिश नहीं की आपने? हाँ, नहीं अभी सोचा नहीं। अभी तो बस ये है कि एक पांडुलिपि पर काम कर रही हूँ और दूसरा ये उपन्यास अभी आया है, एक और आया है, आने वाला है। ये रखे हुए थे काम मतलब हो ही नहीं पा रहा था। तो बस एक उपन्यास जो थीम बहुत दिनों से मेरे मन में है और मुझे वो लिखनी है, तो अब मैं पूरी तरह से लगकर उसी पर काम करूँगी और मुझे लगता है उसको लिखने में भी मुझे 2 ढाई साल लगेंगे। एक वो अपेक्षाकृत बड़ा उपन्यास होगा, कलेवर में भी और शायद विषय वस्तु के हिसाब से भी कोशिश कर रही हूँ कि ठीक-ठाक बन जाए, ठीक से लिख पाऊँ उसको, जैसा दिमाग में है वैसा भाषा में उतर आए। वो भाषा बड़ा चुनौती देती है, जब आप इस तरह की कोई चीज़ उठाते हैं तो उस भाषा को पकड़ना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो क्या बात है! ये बस यही है और कुछ कहानियाँ हैं। बस यही सारे काम हैं और पढ़ना तो चलता ही रहता है। बहुत बहुत रोचक बातचीत रही। तो ये तो आप एक कथाकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में आपसे बातचीत हुई। लेकिन जी। इसके अतिरिक्त क्या और कुछ विशेष रुचियाँ हैं आपके कला संस्कृति में? कला संस्कृति में तो बहुत रुचि है और इसी को लेकर हम अपनी एक ललित कलाओं के लिए समर्पित स्पंदन संस्था का हम लोग आयोजन करते हैं उसके माध्यम से, जिसमें कलाकार हर मतलब चाहे वो वादक हो, संगीतज्ञ हो या नृत्य कला हो, कोई भी मतलब साहित्य से जुड़ी हुई, सभी तरह की कलाओं से जुड़े लोगों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को हम लोग साल में सम्मानित करते हैं, व्याख्यान करते हैं, किताबों पे चर्चा करते हैं, स्पंदन संस्था भोपाल के नाम से। तो एक क्योंकि साहित्य है, साहित्य के अलावा और कुछ आता भी नहीं, दूसरा कोई काम आता नहीं, तो इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया के लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना अच्छा लगता है। दूसरा मैं बहुत घुमक्कड़ हूँ। घूमने का मुझे बहुत शौक है। 1 महीने यदि मैं घर से ना निकलूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं कैद हूँ। तो घूमने का मुझे बहुत शौक तो है। तो तो लॉकडाउन के दौरान कैसे आप सँभाल पाई फिर? क्या मतलब बहुत परेशान नहीं रही होगी आपको? हाँ, वो तो एक ऐसा मान लिया था कि नियति ने हमको ये कैद करके दिया है, हुँ। नियति कुछ सिखा रही है, दिखा रही है और उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। वो एक पूरा लॉकडाउन और उसको लेकर मैंने एक लंबी कहानी भी लिखी है, ये देश बता तुझे हुआ क्या है। तो वो एक उसको नियति मान के वो कर लिया था और जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं तुरंत बच्चों के पास अमेरिका चली गई। और अभी आप आधी रात को मुझे कह दीजिए कि
कहीं जाना है, मेरा एक बैग हमेशा तैयार रहता, मैं उठकर चल दूँगी। मुझे ये तो इतना बहुत इतना ज़्यादा घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत और बढ़िया। मतलब एक साहित्यकार को तो मतलब तभी तो आप इतने बड़े देश की संस्कृति को, समाज को और हर दिशाओं जी, को जान सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब लगभग तो अब बातचीत अब समाप्त करेंगे। अब आखिर में ये बताइए और कुछ जो अभी बातचीत के दौरान नहीं आया कि जो आप इस मंच के द्वारा कहना चाह रही हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ रैना साहब कि आज आप सामने हैं कि आपका ये प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैविध्य है। आप जीवन को भी लेकर आते हैं, साहित्य को भी लेकर आते हैं, दुनिया जहान को लेकर आते हैं, समाज को लेकर जाते हैं और बीच-बीच में आपके जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनका भी आप बीच में परिचय करवाते जाते हैं। तो ये एक बहुत ही कलात्मक ढंग से आपकी जो प्रस्तुति होती है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि अ, ये कितनी अच्छी बातें मुझे लगता है अभी आपके साथ मैंने शेयर की। तो यही है कि जो अभी जो काम कर रही हूँ, जो मन में है कि एक और चीज़ है कि मुझे पेड़ों के साथ बड़ा जुड़ाव है। मैं पेड़ों को लेकर बड़ी डरी हुई रहती हूँ कि कोई ये पेड़ ना काट दे, वो पेड़ ना काट दे। तो मेरा एक संघर्ष वो चलता रहता है कि पेड़ों को किस तरह से बचाना है। तो जो चीज़ें मन में हैं, परिवार को लेकर, साहित्य को लेकर, सारी की सारी चीज़ें आप इतने खूबसूरती के साथ शेयर करते हैं कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो मैं चलिए, मुझे तो आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज मैंने पुरानी अपनी कविताओं के बारे में बात की जो मैंने कभी कहीं ज़िक्र ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे उस अपनी बहुत लंबी कविता पर अब कुछ काम करना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल नहीं, नई बात मेरे थी। मेरा आग्रह है आपसे कि आप ज़रूर उन कविताओं पर काम करिए और जी, अगर पर्याप्त सामग्री है आपके पास तो एक अलग से एक छोटा संकलन संग्रह प्रकाशित जी, हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे जी, इतने सारे मित्र जुड़ गए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उन्होंने जो कमेंट्स आपके बारे में, आपकी चर्चा के बारे में इस पर दिए हैं, आप उनको उसका उत्तर दीजिए, उस पर जी, टिप्पणी अपनी करिए। जी, विशेषकर जी, हमारे एक साहित्यकार मित्र श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी लगातार जुड़े हुए हैं और जी, आपके बारे में, आपके जो साहित्य साधना है, उसके बारे में उन्होंने बहुत एक विस्तार से एक टिप्पणी दी है। वहाँ पर मैं उसको संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाऊँगा, आप बाद में पढ़िए उसको और उस जी, पर जी, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिए। जी, जी, और जी, मैं बहुत मैं जी, तो उन मित्रों बहुत के प्रति आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, खासकर शुक्ल जी के प्रति कि उन्होंने खोजा और सारी टिप्पणी दी है। तो ऐसे ही जो श्रोता होते हैं, ऐसे ही जो पाठक होते हैं और जब वो आपको अपने साहित्यिक जीवन में मिलते हैं, तो सच मानिए एक लेखक के लिए सबसे बड़ी ताकत अ, या प्रोत्साहन वाली बात होती है कि वो आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी रचना को समझ रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये एक लेखक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जो पाठक हैं, उसके जो श्रोता हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं, उससे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं इन सब के प्रति बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बातचीत सुनी, इतना समय उन्होंने दिया। और डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप जी, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आए। बहुत जी, अच्छी तरह से बातें आपने की और बहुत सहजता के साथ और जी, बहुत ही विस्तार से अपने 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 जीवन के बारे में, साहित्यिक यात्रा के बारे में यहाँ पर आपने अपने मित्रों को, मुझे भी बहुत सारी बातें आपके बारे में पता चल गई है। मैं जी, पुनः जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब जी, अनुमति दीजिए, मैं जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, नमस्कार जी, डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार। धन्य मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस कार्यक्रम रचना धर्मिता में हमारे साथ भोपाल से जुड़ी थी डॉक्टर उर्मिला शिरीष, प्रतिष्ठित साहित्यकार और कथाकार।
और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।